बहुत स्वागत है दोस्तों सारांश एकेडमी के इस YouTube चैनल में। दोस्तों अब हम एमपी स्पेशल सीरीज के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। और ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें पहली बार 3D मैप का उपयोग कर रहे हैं, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने और उसको याद करने में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी पढ़ाई करोगे तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आप नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सारांश एकेडमी के साथ जुड़े रहना है और इसकी वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और बेहतर कर सकें। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हम एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस, एमपीएसआई, व्यापम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं विश्व का भूगोल 3D मैपिंग के साथ। सबसे पहला प्रश्न हमारे माइंड में यही आता है कि आखिरकार भूगोल है क्या। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल को अंग्रेजी में हम जियोग्राफी कहते हैं। हम अंग्रेजी में भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है दोस्तों पृथ्वी और ग्राफी का शब्द बना हुआ है ग्राफो से, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात वे विषय जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन किया जाता है वही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो अर्थात पृथ्वी के स्वरूप के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और पृथ्वी पर उपस्थित घटकों के बारे में हम जिस विषय में वर्णन करते हैं, जिस विषय में अध्ययन करते हैं, वही भूगोल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल क्या है? भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया था। जी हाँ दोस्तों, एरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसलिए कुछ विद्वान एरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। परंतु कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भूगोल का जनक माना है, क्योंकि हिकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना था और 2 महादेशों के बारे में ज्ञान दिया था। इसलिए हिकेटियस को कुछ विद्वान भूगोल का जनक मानते हैं, जबकि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरेटोस्थेनीज ने किया था। इसलिए एरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक मानते हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। हाँ, आधुनिक जो भूगोल का जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम्बोल्ट के बारे में एक बात बता दूं, कोसमोस है वो उनकी रचना है हम्बोल्ट की। तो अगर प्रश्न आ जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उसका नाम था कोसमोस। ठीक है, तो अभी हमने जाना भूगोल क्या है। तो पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है। एरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है क्योंकि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, परंतु कुछ विद्वान हिकेटियस को भी भूगोल का जनक मानते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा था। अब भूगोल को हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भौतिक भूगोल दोस्तों, जिसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना और सेवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, इस टाइप के अध्ययन का अवलोकन करेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड।
हमारा ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले ब्रह्मांड से। ठीक है, अब मैं आपको अपने ब्रह्मांड को पहले 3D मैप के माध्यम से दिखा देता हूं। यह है दोस्तों हमारा सौरमंडल। जी हाँ, सौरमंडल का प्रमुख सूर्य है, जिसके इर्द गिर्द 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहले 9 ग्रह चक्कर लगाते थे, परंतु 2006 से जब प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, तो अब सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा सौरमंडल है और सूर्य के चारों इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं। ये जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस प्रकार ये आप देख पा रहे हैं जो विशेष आकृति तारों की, ये तारामंडल कहलाता है। और हमारी आकाशगंगा में दोस्तों तारामंडल की संख्या 89 है। जब और हम जूम आउट करेंगे तो ये हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। और इसी आकाशगंगा का एक भाग है हमारा सौरमंडल। ये आधुनिक अवधारणा है, परंतु जब सबसे पहले अवधारणाएं और मान्यताएं प्रतिपादित की गई, तो उस संदर्भ में वैज्ञानिकों में मतभेद रहा और उन्हीं अवधारणाओं को और उन्हीं परंपराओं को अब हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड ऐसी ही असंख्य मंदाकिनियों या आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। तो ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म अणुओं से लेके आकाश गंगाओं तक का सम्मिलित रूप दोस्तों ब्रह्मांड कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड विभिन्न आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें सूक्ष्म अणु से लेके बृहद पिंड तक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को। दोस्तों सबसे पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणा का प्रतिपादन किया, वो हमारे क्लैरियस टोल्मी थे। उन्होंने क्या किया, अरस्तु के विचार को अपनी अवधारणा का आधार बनाया और उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे हम जियोग्राफी में भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब भूकेंद्रीय सिद्धांत को आप तोड़ के देखें तो भू प्लस केंद्रीय, अर्थात भू यानी पृथ्वी और केंद्रीय मतलब केंद्र में होना। अर्थात टोल्मी ने बोला कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी है और सूर्य सहित संपूर्ण जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्लैरियस टोल्मी ने किया। याद रखना दोस्तों, भूकेंद्रीय सिद्धांत जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है और सूर्य सहित सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बोला कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित चारों ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इसी सिद्धांत को हम भूगोल में भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतिपादन क्लैरियस टोल्मी ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्लैरियस टोल्मी ने किया। परंतु ये थ्योरी कुछ समय तक तो प्रचलित रही, परंतु आगे चल के ये थ्योरी फ्लॉप हो जाती है और एक अगली थ्योरी का प्रतिपादन किया जाता है और उस थ्योरी को हम नाम से जानते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। कोपरनिकस महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है और पृथ्वी सहित अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो टोल्मी का भूकेंद्रीय सिद्धांत था उसको गलत साबित करते हुए बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और इसी सिद्धांत को हम सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत की ओर आगे जाते हैं, जिसका नाम है स्थिर अवस्था का सिद्धांत। स्थिर अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड होयले ने थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोंडी के साथ दिया।
ठीक है। और इन्होंने क्या बताया दोस्तों, ना तो ब्रह्मांड का कोई आदि है ना ही अंत है, मतलब ना ही ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है ना ही ब्रह्मांड का कोई अंत है, ना ही कभी ब्रह्मांड शुरू हुआ है ना ही ब्रह्मांड कभी खत्म होगा। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वो थे हमारे थॉमस गोल्ड और हरमन बोर्डी ने। और इस सिद्धांत को हम स्थिर अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों हमने 3 सिद्धांत पढ़े। सबसे पहले पढ़ा भू केंद्रीय सिद्धांत जिसका प्रतिपादन टॉल्मी ने किया। दूसरा हमने पढ़ा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जिसका प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया। और तीसरा हमने पढ़ा स्थिर अवस्था सिद्धांत जिसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड और हरमन बोर्डी ने किया। हम चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे सर्वमान्य सिद्धांत की ओर जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है। आइए थोड़े इसके बारे में समझ लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने अपने सहयोगी जॉर्ज केमो के साथ मिलकर किया था, परंतु इसका आधार क्या था, इसका आधार था हर्शेल का 1805 का मत और 1920 में जो एडविन हब्बल ने मत दिया था उसको आधार बना के जॉर्ज लेमेंटियर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत दिया। अब जान लेते हैं कि 1805 में हर्शेल ने क्या बताया। 1805 में हर्शेल ने बताया कि जो पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। 1805 में हर्शेल महोदय आते हैं, वो बोलते हैं कि ना तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और ना ही जो आप सौर मंडल बोल रहे हैं ये ब्रह्मांड है, बल्कि हमारा पृथ्वी, सूर्य और संपूर्ण सौर मंडल ब्रह्मांड का केवल एक अंश मात्र है। ये किसने बताया, 1805 में हर्शेल ने बताया। फिर 1920 में क्या होता है दोस्तों, एडविन हब्बल आते हैं और वो क्या बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार अभी लगातार जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, अभी लगातार जारी है। वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार अभी भी आगे बढ़ रहा है। अब वो कैसे बताते हैं कि जब वो बोलते हैं कि 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो अभी लगातार बढ़ रही है, तो मतलब कभी ब्रह्मांड वो छोटे अवस्था में रहा होगा तभी तो उसका विस्तार निरंतर हो रहा है। तो ये किसने बताया, ये बताया 1920 में एडविन हब्बल ने। अब इन्हीं दोनों अवधारणाओं को आधार बनाकर जॉर्ज लेमेंटियर महोदय क्या करते हैं, एक अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और वो क्या बोलते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या था, एक बिंदु था, मतलब एक परमाणु था। अब इसमें क्या हुआ कि ये इसका जो ताप था वो असीमित था, टेम्परेचर असीमित था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, घनत्व क्या था, अनंत था। तो जब अपन को पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, प्रेशर हद से ज्यादा हो और अनंत हो, तो उस चीज में क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, वो अचानक से फूट जाएगी। उदाहरण के तौर पे आपने फटाका फोड़ा होगा, आप जैसे ही फटाका को फोड़ते थे तो वो दूर दूर तक चला जाता था। तो सोचो जब एक ऐसा परमाणु बिंदु जिसमें टेम्परेचर हद से ज्यादा हो, अनंत हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, उसमें अचानक विस्फोट होगा तो उसके जो टुकड़े होंगे वे कितनी दूर तक जाएंगे। तो यही थ्योरी कौन बता रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जॉर्ज लेमेंटियर बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक एकक परमाणु के रूप में था जिसका तापमान अत्यधिक उच्च, दाब असीमित और घनत्व जो था वो अनंत था, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ और उसके जो टुकड़े होकर उसका दूर दूर तक उसके टुकड़े का फैलाव हो गया, जिससे क्या हुआ, विभिन्न उपग्रह, आकाश गंगाओं समय वस्तु और जो स्थान है उसका व्युत्पत्ति हुई, उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जॉर्ज लेमेंटियर महोदय के द्वारा इन्हीं 2 सिद्धांतों को आधार बनाकर बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड था आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक परमाणु था, उसमें अचानक विस्फोट हुआ जिसे उन्होंने महाविस्फोट कहा। ठीक है दोस्तों, और जब साक्ष्य की बात आती तो वो रेड शिफ्ट थ्योरी देते हैं और उसके बाद वो दूसरा बताते हैं कि आकाश गंगाओं का जो विस्तार है वो अभी लगातार हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि एक
समय ऐसा रहा होगा कि ब्रह्मांड एक छोटे से परमाणु के रूप में, एक छोटे से बिंदु के रूप में अवश्य रहा होगा। याद रखना, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटन ने किया था। आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या थी बिग बैंग थ्योरी। हब्बल ने यह खोज की कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसी खोज पर विचार करके जॉर्ज लेमेंटर द्वारा अपने साथी जॉर्ज केमो के साथ एक सिद्धांत दिया गया। उन्होंने बताया कि 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित था और उस समय ब्रह्मांड का घनत्व असीमित तथा संपूर्ण ब्रह्मांड एक अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में समाहित था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चित्र में बता दूं, ये मान के चलो एक बिंदु है दोस्तों जिसमें दाब अत्यधिक ज्यादा था और टेम्परेचर उच्च था। ठीक है, और उसके साथ इसका घनत्व क्या था, असीमित था। तो इसमें अचानक विस्फोट हुआ और 13.7 बिलियन ईयर्स मतलब 13.7 अरब वर्ष बाद इसका लगातार विस्तार होता गया और ये आकाशगंगा एक दूसरे से जाती गई और हाइड्रोजन और हीलियम के सहयोग से तारों का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। जो टुकड़े हुए थे उनसे ग्रह, नक्षत्र और उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार आज हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं महाविस्फोट से उत्पन्न हुआ और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हमने जाना महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। मैंने आपको बताया था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम क्या, जियोग्राफिका, जिसमें इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने किया था, तो इसका समावेश हिकेटियस ने किया था। मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग करने के कारण एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि कुछ विद्वान हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं, परंतु आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। अब भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना किसने की, तो वो एरेटोस्थेनीज ने की। भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों, याद रखना, पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। यह आपसे पूछा जाएगा कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे, तो वो एनेक्सिमेंडर है। और भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है, तो वो स्ट्रोवे है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भू केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और हमने जॉर्ज लेमेंटियर की बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में जाना है। अब हम ब्रह्मांड से संबंधित विभिन्न ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा, निहारिकाओं को अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, बी एनेक्सिमेंडर, सी एरेटोस्थेनीज, डी अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन हिकेटियस, हेरोडोटस, एरेटोस्थेनीज और कोपरनिकस। ठीक है, तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और यदि आप संपूर्ण भूगोल की तैयारी हमारे साथ मात्र 50 घंटे में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।